स्टार्टअप स्टोरी का आज है डे 1 और आज हम आए हैं श्रवण भैया के पास में। तो श्रवण भैया बताइए कि आप जो कर रहे हैं ऑनलाइन कैफ़े वाला काम, दिखाइए जैसे हमारा जो कैफ़े है, तो ये कब शुरू किया था आपने, कैसे शुरू किया था? इस काम को करीब करीब 3 से 4 वर्ष हो गया। 3-4 साल से आप काम कर रहे हैं ये? जी। अच्छा, तो अचानक से ऐसा क्या रहा कि आप अपने विद्यार्थी जीवन या किसी जीवन से बाहर निकल के सीधा कैफ़े में आ गए हैं? शुरुआत कैसे हुई इसकी आपकी? अचानक से कुछ नहीं होता है दोस्त। अच्छा। देखिए, इंसान तब तक कोई काम नहीं करता है जब तक उसको प्रेशर नहीं पड़े। अच्छा। ठीक है। हाँ। जब लगा गार्जियन को कि अब लड़का बड़ा हो गया, अब घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि घर में पैसा चाहिए था, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है तभी लोग पैसा कमाता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ। इस कारण मैं पहले तो अडानी वहाँ पर मैं जॉब में गया। अच्छा, अडानी पावर प्लांट जी, मोतिया नहीं, अच्छा। साहिबगंज में। अच्छा, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग वहाँ पर थी। हाँ। हाँ। वहाँ पर कुछ मेरी कुछ गलतियाँ थी जिसके कारण मुझको वहाँ पर रिजाइन करना पड़ गया। अच्छा। और जो फंड मेरे पास इकट्ठा हुआ, चाहे पीएफ के रूप में हो, चाहे वहाँ पर जो मैंने अर्निंग किया सैलरी के रूप में, उस पैसे को यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया। मैं पिछले करीब वहाँ से छोड़ने के बाद, रिजाइन करने के बाद करीब 3 से 4 महीना मैं घर पे रेस्ट किया। मुझे लगा कि नहीं, अब ना कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि घर में बैठे रहने से, उस वक्त मेरी शादी हो गई थी, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला था। अब सब चीज़ के लिए अब गार्जियन के सामने हाथ नहीं फैला सकते, है ना। ज़रूरतें होती हैं अपनी, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं दिन रात सोचने लगा कि करूँ तो करूँ क्या। तो जाके आइडिया आया, चलो क्यों ना मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोला जाए। अच्छा, तो जी जैसा कि मान लीजिए कोई जो देख रहे दर्शक, उन्हीं में से कोई आए और बिजनेस शुरू करना चाहें, तो उनके पास क्या क्या अनुभव होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या एक निश्चित तय राशि होनी चाहिए जिसके थ्रू ये व्यापार चालू कर सके? कौन सा, मोबाइल रिपेयरिंग? हाँ, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह उनको शुरू करना है। चलिए फिर आपको पहले मैं मोबाइल रिपेयरिंग बारे बताता हूँ। ठीक है। तो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपको सबसे पहले स्किल आनी चाहिए। आपको मोबाइल रिपेयरिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर वो आ गया, आपके पास जानकारी उसकी है, तो मोबाइल को खोलने के लिए टूल्स, अगर जानकारी आपके पास है तो आपको ये भी जानकारी होगा कि इसमें टूल्स क्या क्या चाहिए होगा। हालांकि जो नए होंगे, जिनको लगता है कि नहीं मैं इस फील्ड में काम करके, मतलब ट्रेनिंग ले करके काम कर सकता हूँ, पैसे अर्न कर सकता हूँ, तो उसके लिए बता देता हूँ। मोबाइल को खोलने के लिए टूल्स आते हैं। टूल्स आप ले लीजिए, वहाँ से खरीद परचेज कर लीजिए आप नज़दीकी किसी होलसेलर से। ठीक है। इसमें करीब करीब आपको लागत स्टार्टिंग में आप 40 से 50 के आसपास में रखिए। 40 से 50 हज़ार। हाँ। वो आपको उसमें से छोटा मोटा जो मशीनरी का सामान आता है ना, जो मोबाइल डेड होता है तो बहुत तरह का मशीन भी आता है, उसको आप परचेज करके रखिए अपने पास। कुछ टूल्स आता है आप मोबाइल को खोलने के लिए, वो रखिए अपने पास। ठीक है। ऐसे चीज़ों को ले करके आप 40 से 50 हज़ार के बीच में आप स्टार्टअप कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का। अच्छा, यानी कि 40 से 50 हज़ार रुपये लगेगा और एक स्किल, अच्छा खासा स्किल होना चाहिए जिसके माध्यम से वो शुरू कर सकता है। अच्छा, जैसे ऐसा तो नहीं है कि वो घर में बैठ के काम कर सकते, उन्हें क्या क्या मार्केट में देखना पड़ेगा कि कहाँ उन्हें दुकान लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्या सोच के वो अपने बिजनेस को शुरू करेंगे? देखिए, अगर मैं जगह की बात करूं तो ऐसे जगह खोजिए आप, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उनके पास स्किल है, उनके पास हर वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, तो ऐसे जगह खोजिए जो स्टेबल हो। ऐसे नहीं कि मतलब किसी हाईवे में आप दुकान खोल लिए, वहाँ पर कोई ठहरता नहीं है मालिक। अच्छा। ऐसे जगह को आप चुनिए जहाँ पर लोग स्टेबल हो, वहाँ पर घर हो, लोग ठहर रहा हो, कहीं चौक चौराहा हो तो बढ़िया है, क्योंकि चौक चौराहा में गाड़ी भी रुकती हैं, बस स्टैंड जैसा माहौल होता है, आसपास में घर भी होते हैं, तो वहाँ पर कस्टमर, आपका बेस वहाँ पर बना रहता है। आपको छोड़ के वो दूर दराज नहीं जाएगा। वो आदमी, किसी भी कोई भी ग्राहक चाहता है कि मेरे अगर लोकल में, घर के बगल में अगर काम हो जाए, मेरा जो चीज़ मुझको चाहिए, अगर वो चीज़ यहीं पर मिल जाए तो मैं दूर क्यों जाऊँगा। अच्छा, यानी कि 40-50 हज़ार रुपये का लगभग लागत होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, और लोकेशन की बात किया जाए तो आप अपने गाँव में भी शुरुआत कर सकते हैं, मतलब अगर आपका गाँव का अच्छा खासा डेंसिटी है तो। बिल्कुल श्रवण जी, बिल्कुल, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। और तो किसी प्रकार का जरूरत नहीं होना चाहिए इसमें कि और कुछ लगता है आपके हिसाब से? एक व्यवहार हो गया आपका ना? जी जी बिल्कुल। यानी कि कुल 5 पॉइंट्स है, जैसा सरवन जी गिना देंगे। 5 पॉइंट गिनाइए सरवन जी, क्या क्या पॉइंट्स है आपके? पहला, हाँ बताइए। पहला स्किल होना चाहिए। पहला स्किल होना चाहिए।
ठीक है, उसके बाद टूल्स होने चाहिए, दूसरा टूल्स का इस्तेमाल आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। आना चाहिए। तीसरा आपका व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। चौथा आपका एक अच्छा लोकेशन पे हाँ, अच्छा लोकेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए। और आप मिला जुला करके बोल सकते हैं कि आप कुछ अलग से आप सर्विस दे सकते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसा सरवन जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। जैसे आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग पे ओरिएंटेड रहेंगे तो सिर्फ आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग का कस्टमर आएगा। मान लीजिए आप उसमें ऑनलाइन का सर्विस भी ऐड कर देते हैं तो ऑनलाइन का भी कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होकर आएगा। मान लीजिए किसी को ऑनलाइन करवाना है, वो आपके पास आएगा, लेकिन आपका फोन रिपेयरिंग होते हुए देख करके वो बोले कि नहीं भाई यहाँ पे फोन रिपेयर होता है, नेक्स्ट बार जब वो आएगा तो आपसे हो सकता है फोन रिपेयर करवा ले। या फिर फोन रिपेयर करवाने आया है और आप ऑनलाइन करते हुए देख ले तो बोले कि नहीं भाई अगर कुछ ऑनलाइन करवाना रहा तो वो आके उनसे ऑनलाइन भी करवा लेगा। यानी कि 40-50 हज़ार के अंदर वो बंदा बिजनेस शुरू कर सकता है और एक अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। मैंने जो स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, हाँ, वो करीब करीब यही 30 से 40 हज़ार के बीच में था। उसके बाद मैंने जैसे जैसे कमाई किया, कमाई का मतलब समझिए 80% जो हिस्सा है वो मैंने दुकान को दिया। पूंजी में वापस से पूंजी के रूप में इसका प्रयोग किया गया। करीब करीब 80% हिस्सा अच्छा, उसको मैंने दुकान में डाला। दुकान में डालने के बाद वही पैसा ग्रो होते गया। अभी मेरा करीब करीब 2 बिजनेस है। और क्या काम करते हैं वो हिडन है, मैं इसमें नहीं बोल सकता क्योंकि हाँ, ठीक है। थोड़ा सा 2 बिजनेस अभी बड़ा जैसे बेनिफिट आता है ना। हाँ, जैसे आपके पास पूंजी आता है तो पूंजी आने के बाद आपके मन में आता है कि नहीं ये आइडिया ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो पैसे आने के बाद ये सब होते हैं। तो पैसे पहले आइए, आप कमाइए, पैसे आ जाएगा उसके बाद सोचिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक दर्शक हूँ, मैंने 40-50 हज़ार रुपये लगा के बिजनेस खोला, अच्छा लोकेशन भी है, पर होता यूँ है कि मार्केट इतना ज़्यादा है कि मैं उस बिज़नेस को चला नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे पास ऐसा है कि अब मेरा सामान भी फंस गया है, रखा पड़ा है, ना मेरे पास दर्शक आ रहे हैं, मतलब कस्टमर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ उस हालात में, ना आप मैं चला पा रहा हूँ ना मैं सह पा रहा हूँ, मेरे रूम का रेंट लग रहा है, बिजली का बिल लग रहा है, ऐसे बहुत सारे हालातों से मैं घिर चुका हूँ। मैं अब बिजनेस चलाने में अब उस तरह में क्या आप सलाह देंगे उन लोगों को? देखिए, ऐसे में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला व्यवहार, दूसरा है कि आप अपने कस्टमर को थोड़ा सा आप एज ए कॉम्पिटिटर आप थोड़ा सा दाम को कम कर दीजिए। अच्छा, एक छूट दे मार्केट से, कुछ हाँ, ज़्यादा डिस्काउंट। आपके पास कस्टमर क्यों आएंगे, आप सोचिए ना कि क्यों आएंगे कस्टमर आपके पास में। 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को आप अपने दुकान में अमल करते हैं तो आपके पास कस्टमर से फिर से आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं मार्केटिंग का किस प्रकार से रोल, यानी कि बैनर वगैरह या टेम्पलेट वगैरह या फिर एक बड़ा सा बोर्डिंग लगाना किस प्रकार से प्रभावित करता है आपके दुकानदारी को? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी दुकान को चलाने के लिए, क्योंकि आपने दुकान खोला, इस बारे में जानकारी किसी को नहीं होगा अगर आपने बैनर नहीं लगाया। तो मान के चलते हैं कि आप किसी समाज में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत मतलब आपके कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है, आप अपने घर में ही स्टार्ट कर दिया अपने बिजनेस को। आपके घर के पास से आपके सारे दोस्त गुजर जा रहे हैं, आपके दुकान पे ध्यान नहीं पड़ रहा है कि मेरा दोस्त कर क्या रहा है। बैनर क्या करता है कि आपका दोस्त क्या कर रहा है वहां पर लिखा हुआ था, बैनर जैसे दिखता है ना, तो आपका दोस्त आपके पास आएगा। मैं दोस्त को लेके चल रहा हूँ, आप किसी भी ग्राहक को, किसी भी अननोन पर्सन को लेके चल सकते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो आदमी आता है, देखता है अरे ये तो श्रवण भाई का नाम है, तो उनके पास जाता है, ठीक है, वहाँ पर मेरे पास आएगा तो पूछेगा कि भाई आपने स्टार्ट कब किया। तो उस दोस्त से, उस व्यक्ति से प्रचार होगा और 4 आदमी जितना भी उनका पहचान होगा ना, तो वो अपने दोस्तों को बोलेगा अरे भाई श्रवण भाई तो दुकान खोल लिया, अरे चलो उनके पास ये सर्विस मिलता है, क्यों और कहीं क्यों जाना, उनके अपने दोस्त के पास ऐसा है। और कुछ नए बंदे, जैसे कि अगर मेन रोड में दुकान है आपका, तो ये प्लस पॉइंट है, आपका मेन रोड में आपका बैनर लगा हुआ है, तो आपके पास ऐसे ऐसे कस्टमर भी आएंगे जो आपको जानते तक कभी देखे नहीं, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है आपका, बैनर लगा हुआ है आपका। अच्छा, जैसे बैनर लगाने से एक फायदा ये भी होता है, जैसे राह चलते जो लोग हैं उन्हें आके दुकान आके पूछना नहीं पड़ता कि हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, बैनर पे पहले लिखा रहता है। जैसे कुछ शर्मीले कस्टमर रहते हैं या फिर कोई ऐसे कस्टमर जिन्हें अपने ओरिएंटेड काम है, जैसे मुझे मोबाइल रिपेयरिंग करवाना है, तो मैं राह चलते हर दुकान से तो नहीं पूछता फिरूंगा, एक दिख जाता है तो वहां से भी कस्टमर अट्रैक्ट होकर आते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, तो चलिए ठीक है, स्टार्टअप स्टोरी का एंड यहीं पे करते हैं, लगा दीजिए क्लिप बाद में। तो इस काम का आपको पहले से एक्सपीरियंस था या फिर खोलने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिला? देखिए, एक्सपीरियंस पहले से तो नहीं था। अच्छा। मैं एक समय था जब क्या बोलते हैं कि कटिंग मशीन, ग्लास कटिंग मशीन, जो टेम्पर्ड ग्लास आता है मोबाइल का, उसका कटिंग मशीन सोचा मैंने ले लूँ।
जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर उसको मैं सेल करूँ, होलसेल करूँ। हाँ। तो मैं दिल्ली गया, वहाँ से ये जो CO2 लेजर कटिंग मशीन है मैंने वहाँ से परचेज किया। कौन सा, ये वाला मशीन दिखाइएगा। ये अच्छा, ये मशीन ये करीब 65,000 में मिल गया था। वहाँ से लाते लाते इनको 80,000 पड़ गया। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट मिला के 80,000 है। हाँ, 2-3 आदमी गए थे साथ में, सब कुछ ले दे के 80 के आसपास में पैसा पड़ गया। ठीक है, तो सोचा कि मैं इसको काट करके लोगों में जितना भी दुकानदार हैं में है नहीं, आप मार्केट फैला ठीक है। अब वो चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं सक्सेस उस लेवल तक नहीं हो पाया। मैंने देखा कि दुकानदार से वो रेट नहीं मिल पा रहा है जो मेरे प्रोडक्ट का मिलना चाहिए। क्योंकि आप एक छोटा उद्योग शुरू कर रहे थे तो आप उस रेट में नहीं दे पा रहे होंगे शायद, या फिर कहीं ना कुछ कमियां रही होंगी। कमियां कुछ नहीं दोस्त, देखिए सभी चाहते हैं कि जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं माल, वो बड़ा बजट चाह रहे थे, आपके कमाई का बड़ा हिस्सा। अच्छा। तो वो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा कि मतलब मेहनत मेरा, सामान मेरा, अब मैं 1 रुपए के लिए 1 रुपए पर ग्लास के लिए काम करने लगा तो फिर मेरा क्या रह जाएगा। उतना मैं दिल्ली से माल लाऊंगा इतना और लगा पर ग्लास अब 1 रुपए मात्र बचे तो फिर बेनिफिट नहीं है। वही चीज़ क्या है कि अगर 10 रुपए का सामान है, 100 रुपए में दुकानदार बेच रहा है तो हमको 1 रुपए मिल रहा है तो कोई नहीं है। तो मैंने उसको यहाँ से कट करके मशीन से अपने से इसका बेचना स्टार्ट कर दिया। एडवर्टाइज किया हमने, उसके बाद अपने से बेचना स्टार्ट कर दिया। उसका बेनिफिट हमको अच्छा खासा चला पता। तो और यहाँ पर कटिंग लेमिनेशन मोबाइल में जो रैप लगता है ना, वो चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आर्यन मोबाइल केयर, ये चीज़ उस वक्त यहाँ पर मशीन था नहीं, लोकल में किसी के पास नहीं था। अगर कोई रैपिंग के बारे में समझता था तो अगर मोबाइल लेमिनेट करवाना था, कुछ हल्का सा अलग यूनिक लुक देना था मोबाइल को, तो आर्यन मोबाइल केयर के बारे में लोग जानते थे। अच्छा। उस चीज से लोग मोटिवेट हुए, दुकानदार लोकल के मोटिवेट हुए। उन्होंने आया, देखा मेरे मशीन को, बोला मशीन दे दो मुझे, लेकिन मैंने मशीन दिया नहीं उनको। तो कहीं ना कहीं यहीं से देखा कस्टमर का रुझान है मशीन को लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर के। कटिंग बढ़िया था, लुक बढ़िया था, जो कस्टमर को चाहिए था वो मिल जा रहा था। तो अदर दुकानदार धीरे धीरे करके उसको परचेज करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहीं से आपकी शुरुआत होती है फील्ड में उतरने की। जी। तो ये सब चीज़ है, वहाँ से मेरा बहुत बड़ा कस्टमर का बेस बना। तो अभी आप क्या क्या सर्विस ऐसा दे रहे हैं जो मार्केट में है आपका सर्विसेज? क्या क्या सर्विसेज आपके अभी? मेरे पास 2 प्रकार की सर्विसेज अभी हैं उपलब्ध। कहें तो 3 भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए मोटा मोटी मैं 2 बताता हूँ। जैसे कि पहला जो मेरा बेस है, अच्छा, ये मोबाइल रिपेयरिंग का, जी, वो मेरा बेस है। ठीक है। दूसरा मैं बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता हूँ यहाँ पर। अच्छा, किसकी मतलब किसके ब्रांच शाखा चलाते हैं आप, किस बैंकिंग के? मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का IBC हूँ। मैं उसका IC सेंटर यहाँ पर चलाता हूँ। तो आप बैंकिंग की सुविधा के साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करते हैं और साथ ही में ऑनलाइन का भी कुछ काम करते हैं, जी, है ना? जी जी। अच्छा। सारे लेटेस्ट फॉर्म होगा वो मैं फिल करता हूँ यहाँ पर। जितना हो सके मेरे अंदर जितना भी हुनर है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए। जितना हो सके सर्विस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे जुड़े, सर्विस पाए और बस जुड़े रह जाए। अच्छा, तो ये बताइए आपकी सबसे खास बात क्या है, दुकान की सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि कस्टमर एक बार आए और उस फैसिलिटी का इस्तेमाल करके उसको भी लगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही जगह आया हूँ? देखिए, फैसिलिटी का बोला जाए तो सबसे बड़ा जो फैसिलिटी होता है ना दुकानदार के लिए, वो होता है व्यवहार। जी, सबसे बड़ी बात कहा इन्होंने। जैसा कि व्यवहार, जितना अच्छा लोगों का व्यवहार मतलब दुकानदार व्यवहार करेगा उतना ही ज्यादा ग्राहक आकर्षित होता है उनसे। जी, ये वो हथियार है, हथियार नहीं बोलूंगा क्योंकि दुकानदारी करने बैठा हूँ। हाँ, ये वो प्रोडक्ट है ना, हाँ, जो ये वो सेवा है जो हर ग्राहक चाहता है अपने लिए। आपके पास प्रोडक्ट कोई सामान है अथवा नहीं है, आपके पास जो सामान है भी ठीक है, अगर कंपटीशन मार्केट में है, आपके सामने में कोई और दुकानदार बैठा हुआ है, ठीक है, उनके पास भी वो सामान है और आपके पास भी वो सामान है जो कस्टमर को चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाले का व्यवहार बढ़िया नहीं है तो वो उनका कस्टमर आपके पास आ जाएगा व्यवहार के कारण, ठीक है। रेट चाहे जो भी हो, अगर आप सामने वाले दुकानदार से 5 रुपए कम भी ले रहे हो, ज्यादा भी ले रहे हो, तो भी वो आपके पास आएगा, ये बोलते हो भैया उनका व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा। जी, तो देखा आपने व्यवहार कितना ज्यादा जरूरी है। अब भैया
अब जानते हैं कि आप जिस जैसे बताएं, ये तो आपने अच्छा ही बताया। अब बताइए कि यहाँ पे आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आप कैसा क्या फेस कर रहे हैं जिस कारण आपको लगता हो कि भाई कुछ सरदर्द है ये काम, या फिर कुछ क्या ऐसा चैलेंजेस आपको देखने मिलता है आजकल? चैलेंजेस तो देखिए, ऐसे फील्ड में जो बिजनेस करता है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला ये है कि सबसे पहला जो बेसिक चैलेंजेस हैं जो हर दुकानदार हर बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है। पहला तो ये कि बिजनेस का उतार चढ़ाव, किसी दिन सेल हुआ प्रोडक्ट, किसी दिन सेल नहीं हुआ, बिजनेस हुआ नहीं हुआ, तो ये चीज़ सबसे पहला होता है जो किसी भी दुकानदार को मोटिवेट करता है। दूसरा ये हो जाता है कि अगर आपके सामने में कोई दुकानदार है, ठीक है, तो वो आपकी बुराई करता है। मान के चला जाए, अभी होता है, क्योंकि मेरे पास बहुतों कस्टमर ने बोला, जो मेरा खुद का कस्टमर था निजी, जो हमको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है, उन्होंने कहा कि भैया मैं आपका दुकान बंद था, आपका शॉप बंद था, तो मैं फलाने दुकान में गया था, लेकिन वहाँ पर भाई साहब ने कहा कि उनके पास मत जाओ, वो भैया ऐसे हैं दुकानदार वाले। सीधा आपका नाम लेकर के मना किया जाता है ग्राहकों को। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ख़राब करने के लिए आपके समकक्ष दुकानदार थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है। बस ये 2-3 बातें हैं जो हमको तकलीफ देता है। अच्छा, और लोगों का जो उधार लेना वो भी कहीं परेशान करता है आपको, या फिर आपके नज़र में से ग्राहक नहीं आते हैं आपके दुकान पे? देखिए, उधार एक ऐसा चीज़ है जो रोका नहीं जा सकता। अच्छा। लेकिन आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मतलब किस तरह से जो नए दुकानदार हैं वो कैसे उधार को अपने एक मार्केटिंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे? उसमें आपको फिल्टर करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अगर मेरे पास 2 कस्टमर ऐसे हैं जिनको उधार लेना है, ठीक है, उसमें फिल्टर कीजिए आप कितनों को जानते हैं, दोनों में से किसको आप जान रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों को जान रहे हैं उसमें से फिल्टर कीजिए ये बात कि आपको किसके पर भरोसा है, किसको देना चाहिए, वो आपके अंदर से वो चीज़ आपको महसूस हो जाता है। अच्छा, एक बिजनेसमैन के तौर पे ये आप देख सकते हैं। मैं गाइड कर लेता हूँ, मैं महसूस कर लेता हूँ कि कौन वो पैसा किसके पास से वापस आने वाला है या किसके पास से डूब जाने वाला है, तो वो चीज़ नोटिस करते हुए मैं उनको उधार देता हूँ, अदरवाइज नहीं देता हूँ। तो वहाँ पर अगर आप किसी को उधार नहीं देते हैं तो सामने वाले मतलब कस्टमर को लगता है कि नहीं, ये तो दुकानदार थोड़ा अकड़ू है। ऐसे सोचने वालों पे ऐसे आइडिया इस्तेमाल करो जो उनको बुरा नहीं लगे। उनको बोलिए भैया देखिए थोड़ा सा परेशानी है, अभी दुकान में सेलिंग कम हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा वर्ड बोलिए जो उनको अच्छा मतलब बुरा ना लगे, और उनको आप मना भी कर दो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसी ग्राहक के पास सच में पैसा कम रहता है, तो उसके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं कि आप खुद का नुकसान भी तो नहीं कर सकते हैं और आपको मजबूरन उस समय उसको उधार देना भी पड़ता होगा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, तो क्या ग्राहक वापस आते हैं पैसा चुकाने के लिए आपके? मैंने कहा ना, इसी बात का मैंने आपको आंसर दिया कि कुछ बातें फिल्टर करनी पड़ती है। आप फिल्टर करिए, उसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। दुकानदार हैं तो दुकानदारी आपको आनी चाहिए, नहीं आएगा दुकानदारी तो आप अपने सामानों को बेचने के बाद आपका पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। अच्छा, आपके क्या एक्सपेक्टेशन इस दुकान को लेकर के, या फिर आप क्या चाहते हैं भविष्य में इस दुकान को कहाँ तक लेके जाएं, या फिर आप क्या चाहते हैं मतलब इस अपने बिजनेस के बारे में आप क्या सोचते हैं इन फ्यूचर में? फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि हर दुकानदार हर बिजनेसमैन चाहेगा कि उसका दुकान बड़ा हो, बड़े पैमाने पे उसके साथ लोग जुड़े, कस्टमर बने, और वहाँ से पैसे अधिक से अधिक अर्न करें। अच्छा, मतलब आप अपने इसी बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप इसको क्विट करके कोई दूसरा बिजनेस खोलना चाहते हैं? नहीं, क्विट तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इस दुकान से मेरा पहचान है, और कोई पहचान अपना खो के संभव नहीं है कि वो किसी कंपटीशन में वो स्थिर रह सके, लाइव रह सके, ठीक है। अगर आप कंपटीशन से बाहर गए तो समझिए आप अपना पहचान खो दिए। तो पहचान मत खोइए। किसी को अगर अदर बिजनेस कोई करना है तो साइड से करिए, एक बिजनेस से बढ़िया है 2 बिजनेस करिए, आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, कहीं और अच्छा कोई आइडिया है तो उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन जहाँ से आपका पहचान है मेरी नज़र में उसको आप बर्बाद मत कीजिए, उसको आप ग्रो कीजिए। क्योंकि आप किसी पौधे को अगर आप बड़ा करना है, उससे फल लेना है, तो उसमें आपको लगातार निरंतर पानी डालना सींचना पड़ेगा उसको।
मतलब आके कहने मतलब जैसे जो इंसान ग्रो करना चाहता है, एक बिजनेस देखिए एक टाइम पे आता है कि बिजनेस अब आके स्टेबल हो जाता है, अब इससे ज़्यादा आप कस्टमर गेन नहीं कर सकते, अब इससे ज़्यादा कस्टमर ला नहीं सकते अपने पास में, तो अब आप एक इनकम जो आपका हो तो एक लिमिट में तय हो जाता है कि अब इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते। मान लीजिए अगर आपने भी देखा होगा कि एक टाइम बाद कस्टमर इस फील्ड में एक टाइम बाद कस्टमर अटक जाता है, तो इसका मतलब जो नए व्यापार करना चाहते हैं यानी अपने इनकम को और बढ़ाना है, वो इसके साथ साथ कई अन्य सोर्स से भी कमाना चालू करे, लेकिन इसको बंद ना करे। अच्छा, तो आप जो हमारे जो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे वीडियो पे, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या वो ऑनलाइन कैफे या जो आप कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह वो करे ना करे, या करे तो कैसे करे, कुछ बता सके तो। नहीं, अच्छी चीज़ है, ये सब स्किल वाली चीज़ें हैं। अगर आप वो मोबाइल रिपेयरिंग आती हैं आप करिए, अच्छी चीज़ है। आइए आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, इसमें भी मोटा पैसा है, और ऑनलाइन सेक्टर में भी अच्छा खासा अगर आप करते हैं काम, आपको सबसे पहले तो जानकारी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ऑनलाइन सेक्टर में आप काम करने के बाद आप अपडेटेड रहते हैं देश दुनिया से कि क्या चल रहा है, कौन सी वैकेंसी आई नहीं आई, या बहुत तरह का ऑनलाइन का काम होता है। और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको स्किल आनी चाहिए। अगर कोर्स नहीं किया हुआ तो कोर्स कर लीजिए मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक मामूली से जंपर डाल करके आदमी 4 से 500 600 कस्टमर सर्विस जैसा दीजिएगा वैसा पैसा आप पैसा कमा सकते हैं। तो आमदनी तो है, और आइए आमदनी करिए साथ में मिल करके। अच्छा, तो जितने भी ग्राहक हो सकता है कोई अगर आपसे कुछ ऑनलाइन करवाना चाहे या घर बैठे हो चाहे कि आप कोई सुविधा उन्हें प्रोवाइड करें, तो आप क्या उनका काम करेंगे घर बैठे ऑनलाइन करने का? कुछ लोगों का मजबूरी होता है, जैसे कि मेरे पास हाल ही में अभी 2-3 महिलाएं आई थी। अभी चल रहा था हाल ही में होम गार्ड का बहाली, जी जी, ठीक है, हाँ। फॉर्म भराया जा रहा था। तो कुछ महिलाएं बोली भैया मैं देखिए शाम में टाइम आप दे रहे हैं, शाम में मैं आ नहीं पाऊंगी, ठीक है, तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मैं शाम में नहीं आ पाऊँ तो भी मेरा काम हो जाए। तो मैंने उनसे कहा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दीजिए, रख दीजिए मेरे पास, मैं शाम में आपको फ़ोन करके आपका फॉर्म फिल कर दूंगा, लेकिन आपको जो भी OTP वगैरह जाएगा तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। तो वो सुविधा हो सकता है, वो आपके मन पे है। दुकानदार कैसे डील करता है अपने कस्टमर के साथ में, वो कस्टमर दुकानदार के ऊपर में है। अच्छा, तो आपके रिकमेंडेशन में जो अभी जो देख रहे हैं जो लोग बेरोजगार हैं या फिर जो लोग के पास स्किल नहीं है, वो आपसे जुड़ करके आप क्या काम सीख सकते हैं? आप उन्हें सिखाने के लिए उत्साहित हैं? अगर आपसे वो जुड़ना चाहें, कोई अगर बोले कि नहीं भाई मुझे सरवन जी से ही कुछ सीखना है और उनके साथ मिलके काम करना है या उनसे सीख करके एक नया व्यापार शुरू करना है, तो क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या फिर आप अपने साथ उन्हें जोड़ना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, मेरा सोच ऐसा है ना कि एक से भले दो। अगर मैं सिंगल काम कर रहा हूँ तो काम एक लिमिट, जो क्षमता मेरा है उस क्षमता के हिसाब से मैं काम करूँगा। अगर मेरे साथ में कोई और आदमी जुड़ जाता है तो वही काम का रफ्तार बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ने से आपका आमदनी भी बढ़ेगा, काम के साथ साथ आमदनी बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने सरवन जी से बात की, इनके दुकान का एड्रेस बता दीजिएगा सरवन जी एक बार। मेरा एड्रेस है आर्यन मोबाइल केयर, ब्लॉक चौक, महागामा, हनुमान मंदिर के निकट। ये महागामा ब्लॉक के जस्ट सामने होगा, और यहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वहाँ पर आप आइए, मेरा बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा, वहाँ पर आइए और हमसे मिलिए, सुविधा लीजिए। तो इनका कांटेक्ट नंबर ये हम लोग नीचे स्क्रीन पे लगा देंगे, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे जो महिलाएं देख रही हैं या फिर जो देख रही हैं, जो घर में बैठ कर देख रहे हैं वीडियो, तो वो भी इनसे कॉल करके करवा सकते हैं काम। तो आर्यन से सरवन जी, जो लोग घर से कॉल करेंगे तो उन लोगों के लिए स्पेशल छूट है या फिर चार्ज में कुछ डिफरेंस देखने मिलता है कि आप उनसे क्या पता ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं जो कंपेरेटिवली आ रहे हैं उनसे, उनके मामले में? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नज़र में दोनों कस्टमर बराबर है। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि सरवन जी ने हमें बताया कि इन्होंने शुरुआत मजबूरी में की थी, पर धीरे धीरे इनका ये पैसा बनते चले गया। वो पैसा यानी कि ऑक्यूपेशन बनते चला, फिर बाद में इन्होंने इनसे पैसा भी कमाया। अब ये अपने लाइफ में ठीक ठाक पोजीशन पे, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वे बिल्कुल अमीर हैं या फिर बिल्कुल गरीब है, इतने ठीक ठाक पोजीशन पे हैं कि अभी इन्हें किन्हीं के आगे हाथ पैर फैलाना नहीं पड़ता है। तो आप भी अपनी स्किल पे काम कीजिए और खुद को जो है ना समय दीजिए, अकेले समय दीजिए कि कुछ स्किल सीखिए जिसके थ्रू आप जो है अर्न कर सके। आप क्या पता आपके फैमिली अभी ठीक ठाक चल रहा है, फिर कुछ फैमिली में कुछ ऐसा तनाव आ जाए जिसके कारण आपको काम करना पड़े, आपको घर पे पैसे कमा के लाना पड़े। तो सरवन जी मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही काम करते रहिए और आपका ये काम
अच्छा लगा, चूँकि आपके ज़रिए से अगर कोई दुकानदार समाज में पहचान बना सके, कुछ नए कस्टमर जुड़ सके, तो ये आपका माध्यम मेरे नज़र में तो सक्सेस है, सफल है। आप बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं कस्टमर बेस बनता है दोनों का, आपका भी बनेगा मेरा भी बनेगा, है ना। आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे। आपके व्यूवर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि मैं कृष्णा भाई को बहुत दिनों से जान रहा हूँ, जब से जान रहा हूँ अच्छे आदमी हैं और प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर मैं पेश करूँ। तो जैसा कि आज हो रहा है, आज हमसे आके मिले और मिलने के बाद ऐसा मतलब मेरे पास प्रस्ताव रखे, मैंने कहा कि ठीक है, आइए, स्वागत है आपका, और मिलते हैं, फिर करते हैं डिस्कस इस बारे में। तो ये आपके सामने पेश है। तो ठीक है दोस्तों, तब चैनल को फॉलो कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि अगला किसका हो, किस बिजनेस पे हम लोग बात करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।